डियर स्टूडेंट्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपकी वॉकैब से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप उनकी वर्ड पावर को टेस्ट करने के लिए जिसे कहना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी समझ आपके वर्ड्स पर निर्भर करती है। इसलिए कुछ शब्दों के एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स और कुछ शब्दों के सिनोनिम्स यानी उनके सिमिलर वर्ड्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स मीन्स एक 4-5 शब्दों के ग्रुप के लिए कोई सिंगल वर्ड का यूज करना, ये निश्चित रूप से एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक और अदर सिमिलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग जो अब ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें एसएससी सहित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले लगभग 2000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके सामने इसी कैटेगरी के कुछ शब्द जो एसएससी में रिपीटेडली पूछे गए हैं, साथ में बैंक, सीडीएस, एनडीए, कैट, मैट जैसे एग्जामिनेशंस में भी ये शब्द पूछे गए। आइए इन शब्दों को हम लोग समझते हैं। आपके सामने पहला एक शब्द है, इसे हम लोग बोलेंगे इंसेलेंट, और ये एक एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग और ये सभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। एफ्लुएंट, ये भी एडजेक्टिव है। ऑब्सीन, बॉइस्टेरस, कैंडिड, क्लोजल, इम्पेकेबल, डिलीजेंट, प्रूडेंट एंड एरुडाइट। इंसेलेंट एसएससी एग्जामिनेशंस में अभी तक लगभग 15 साल में 9 बार पूछा जा चुका है। एफ्लुएंट शब्द 6 बार एसएससी में अभी तक पूछा गया है। इसके अलावा ये सभी शब्द एसएससी के अलावा सीडीएस, एनडीए, कैट, मैट, बैंक, पीओ में भी पूछे जा चुके हैं। ऑब्सीन 9 टाइम्स पूछा गया है एसएससी में। बॉइस्टेरस 6 बार एसएससी में 15 साल में पूछा गया है। कैंडिड अगेन 9 टाइम्स पूछा गया है ये शब्द। इसके अलावा क्लोजल भी ये शब्द जो है आपका लगभग 6-7 बार पूछा जा चुका है। इम्पेकेबल और इम्पेकेबिलिटी इसका नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये शब्द भी अनेक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डिलीजेंट 6 बार अभी तक 15 साल में पूछा गया है। प्रूडेंट 7 टाइम्स पूछा गया है। एरुडाइट 7 टाइम्स पूछा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला आपके सामने इंसेलेंट, स्पेलिंग पे ध्यान दे, INSOLENT, और इसका प्रोनाउंसिएशन है इंसेलेंट। कुछ लोग इसको इंसोलेंट बोलते हैं, SO को वो सो में प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है। दिस इज इंसेलेंट। ग्रामेटिकल कैटेगरी के आधार पर या पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर ये एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है दृष्ट, डीड, उदंड, अक्खड़, यानी जो व्यक्ति स्वभाव से बहुत रूखा है, ठीक, कह सकते हैं एक्सट्रीमली रूड एंड इंटेंशनली शोइंग नो रिस्पेक्ट, कि कुछ ज्यादा ही वो अक्खड़ है, अभद्र है और जानबूझकर लोगों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता है। कुछ सेंटेंस देखिए। इंसेलेंट बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड, वार्न्ड द प्रिंसिपल, कि विद्यार्थियों का जो इंसेलेंट बिहेवियर है, यानी उनका जो व्यवहार, रूखा व्यवहार, उदंड व्यवहार है, वह किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा, यह प्रिंसिपल ने चेतावनी दी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज टेकन अबैक बाय एन अपीलिंगली इंसेलेंट रिप्लाई बाय द बॉय, कि उस लड़के द्वारा जो जानबूझकर और जो एक कहता ना कि एनोइंग रूप में जो इंसेलेंट जो रिप्लाई दिया गया, उसे मैं भौचक्का रह गया। देखिए यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है, टू बी टेकन अबैक। इट मीन्स यह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। बी इजारम वॉजवर्ड के बाद टेक अबैक की थर्ड फॉर्म टेकन अबैक। इसका मतलब कि मैं भौचक्का रह गया था, आई वॉज टेकन अबैक। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही स्पोक एंग्रीली इन एन इंसलेंट टोन ऑफ वॉइस, कि गुस्से में वो एक बहुत ही रूखी, अभद्र, उदंड आवाज में बोला। नेक्स्ट है लास्ट, द स्टूडेंट शुड बी एक्सपेल्ड इमीडिएटली फ्रॉम स्कूल फॉर इंसेलेंस, और ये इसका नाउन है। सॉरी, ध्यान दीजिएगा कि इंसेलेंट बेसिकली एडजेक्टिव है और इंसेलेंस नाउन बन गया, यानी अभद्रता, रूखापन, उदंडता, अक्खड़पन, दृष्टता। और ध्यान दीजिए, मैंने हमारी युवाओं की ग्रामर क्लास में बताया है कि सामान्यतया जिन शब्दों के लास्ट में ENT या ANT या IENT आता है वो एडजेक्टिव होते हैं, पर यदि किसी शब्द के लास्ट में ANCE या ENCE आए तो वो नाउन बन जाता है।
ये आपके युवाम के ग्रामर का जो रिफ्रेश और ग्रामर पार्ट है उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ये शब्द इंसलेंट ध्यान दीजिए, एसएससी में पिछले 15 साल में 9 बार इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए युवाम की हाई लेवल वॉकेब की जो बुक है उससे आप इसे पढ़ सकते हैं। क्लियर। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शब्द देखते हैं, ऑब्सीन। पहले इस पे प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिए, कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं ऑब्सीन, इट्स नॉट ओ, दिस इज ऑब्सीन। क्लियर। और यह भी एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता ऑब्सैनिटी। क्लियर। मीनिंग है इसका, यानी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन देखिए, ये एडजेक्टिव है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर एडजेक्टिव है, और सीन में ओ बी जोड़ दिया, ऑब्सीन। मीनिंग है ऑफेंसिव, इंडिसेंट एंड शॉकिंग बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू सेक्स, यानी ये अश्लील या जो गंदा जिसे कहना चाहिए। जो फिल्म्स, जो बुक्स अश्लील हैं, जिसमें अननेसेसरीली उत्प्रांत तरीके से सेक्स के बारे में बताया गया हो, तो बहुत ही गंदा, इंडिसेंट है और शॉकिंग है। आइए अब इसके सेंटेंस देखिए। सेंटेंस में रिमेंबर आई एम गिविंग यू almost all 2-3 sentences on every word, and we can retain a word for a longer period in our mind if we use those words in a particular sentence, means in some context. So the context of a word will help you retain the word in your mind for a longer period. That's why I am giving you a lot of sentences. Okay. Next sentence, several obscene posters of a film were pasted on the walls. कि फिल्म के बहुत से अश्लील पोस्टर दीवार पर चिपकाए गए थे, वर पेस्टेड ऑन वॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मेकिंग ऑब्सीन फोन कॉल्स टू फीमेल कुलिक्स। यहां पर देखिए, ही इज एक्यूज्ड का मतलब उस पर आरोप लगाए जाते हैं, ही इज एक्यूज्ड ऑफ, और इसके बाद हमेशा ओ एफ ओ आता है। ये फिल इन द ब्लैंक में एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। एक्यूज के बाद जब पैसिव स्ट्रक्चर में इसको यूज किया कि somebody be accused of doing something, और इसके बाद प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आता है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि उस पर अपनी जो महिला कर्मचारी हैं, उनका जो महिला साथी हैं, उन्हें ऑब्सीन फोन कॉल करने का वह आरोपी है। इसका दूसरा मीनिंग ऑब्सीन का अनफेयरली लार्ज अमाउंट और साइज। ठीक। अब ये मीनिंग अधिकांश स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है। सेंटेंस देखिए, सम क्रिकेट प्लेयर्स अर्न ऑब्सीन अमाउंट्स ऑफ मनी, कि कुछ क्रिकेट प्लेयर बहुत बड़ा अमाउंट कमाते हैं। इससे नाउन बन जाता है, लास्ट के आई को हटा के ई टी वाई जोड़ दीजिए और ये बन जाएगा ऑब्सेनिटी, ये नाउन हो जाता है। ठीक। और ध्यान दीजिए, ये जो ऑब्सेन शब्द है ये भी एसएससी में 15 साल में 9 बार पूछा गया है, सिनोनिम में भी और एंटोनिम में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शब्द है कैंडिड, और ये कैंडिड शब्द बेसिकली तो ऑनेस्ट का सिनोनिम है। इसलिए जो हमारा जो फुल कोर्स है उसमें हमने बेसिक टू एडवांस्ड लेवल, यानी कैटेगरी के हिसाब से, यानी ऑनेस्ट के एडवांस लेवल वर्ड्स, डेंजर के एडवांस लेवल वर्ड्स, वाइज के एडवांस लेवल वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें भी आपको मिलेगा। और ये 15 साल में 9 बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, कैट, मेट, सीपीओ, दिल्ली पुलिस एसआई में भी पूछा गया। कैंडिड मीनिंग है ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, मैंने कहा था यह ऑनेस्ट का सिनोनिम। ठीक। हिंदी में मीनिंग है स्पष्टवादी, खरा, सच्चा, इवन ईमानदार, जो बहुत बातों को साफ साफ कह देता है। और ये एडजेक्टिव है, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोनाउंसिएशन है कैंडिड, CANDID। आइए सेंटेंस देखते हैं। बोथ द कंट्री शुड हैव कैंडिड टॉक्स अबाउट करंट क्राइसिस, कि जो वर्तमान में जो क्राइसिस चल रहा है, जो कलह चल रहा है आपस में, उसको लेकर बहुत ही स्पष्ट और खरी बातचीत दोनों देशों को करना चाहिए। सो कैंडिड टॉक्स। नेक्स्ट है टू बी कैंडिड विद यू, यानी आपके साथ बहुत ही ईमानदार, खरा, सच्चा होते हुए। आई थिंक यू आर मेकिंग ए ड्रेडफुल मिस्टेक, मुझे लगता है तुम एक बहुत भयानक गलती करने जा रहे हो और गलती कर रहे हो। यहां ड्रेडफुल एक बहुत अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है भयानक। क्लियर है।
जिसे कहना चाहिए कि भाई बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, भयानक एक्सीडेंट हो गया, सो भयानक, भयंकर, ये इस ड्रेडफुल के मीनिंग है और इसके सिनोनिम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला शब्द देखिए, इट वॉज ए कैंडिड कन्फेशन बाई हिम दैट ही लीक्ड सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कि ये देखिए यहां पर कन्फेस का मतलब होता है किसी बड़ी गलती को स्वीकार करना, एडमिट का मतलब होता है किसी छोटी मोटी सामान्य गलती को स्वीकार करना, कन्फेस मीन्स किसी बड़ी गलती को स्वीकार करना। इस कन्फेस वर्ब से नाउन बन गया कन्फेशन, स्वीकारोक्ति, यानी किसी चीज की स्वीकार करने की स्थिति। सो इट वॉज ए कैंडिड कन्फेशन बाई हिम, कि यह उसके द्वारा बहुत ही स्पष्ट स्वीकारोक्ति थी कि उसने कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन कंपनी की लीक की थी। क्लियर? सो इट वॉज ए कैंडिड कन्फेशन बाई हिम दैट ही लीक्ड सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिए, इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। और इस कैंडिड से एडवर्ब बन जाता है कैंडिडली। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश एडजेक्टिव में यदि हम ly जोड़ दें तो यह एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। जैसे सिंसियर, सिंसियरली, क्लेवर, क्लेवरली, क्लियर, सीरियस, सीरियसली, बोल्ड, बोल्डली। ओके, आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं, और ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्पिकेबल। इसका नाउन बनता है इम्पिकेबिलिटी। ये लगभग सभी एग्जामिनेशंस में एक बार पूछा जा चुका है, और इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, बोलता है, लिखता है, वह पूरी तरीके से गलती ही यानी त्रुटिहीन है, जो कोई गलती नहीं करता है, फ्लॉलेस है, और वह बिल्कुल निर्दोष है, पूर्ण, ऐसा मीनिंग भी निकल सकता है। ये किसी का बिहेवियर भी हो सकता है, अपीयरेंस भी हो सकता है, बिहेवियर में उसकी बातचीत का तरीका भी आता है, तो किसी की लैंग्वेज भी इम्पेकेबल हो सकती है, यानी वो बहुत ही करेक्ट या एक्यूरेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, वर्ड्स भी उसके बहुत करेक्ट और एक्यूरेट होते हैं। सो इम्पेकेबल एडजेक्टिव, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, इसमें डबल सी ए आता है, डबल सी, ठीक है। कई बार सिंगल सी देखिए स्पेलिंग में भी पूछे जाने के चांस है, और इस लास्ट में ABLY में आप आई को हटा के ETY जोड़ दीजिए तो ये बन जाता है इम्पेकेबिलिटी। स्पीक विद इम्पेकेबिलिटी, कि जब आप बोले तो बिल्कुल एक्यूरेट, करेक्ट वर्ड्स और लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। इट मीन्स परफेक्ट, यानी आपकी भाषा, आपका अपीयरेंस, आपका व्यवहार क्या है, परफेक्ट है। हैविंग नो फॉल्ट्स और मिस्टेक्स, कोई किसी प्रकार का उसमें फॉल्ट नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। It can be your attitude, it can be your behavior, it can be your appearance, it can be your way of speaking or your language or anything which is perfect. Okay? अब देखिए कुछ सेंटेंस। It was an impeccable performance by the actress, कि यह एक्ट्रेस है बहुत ही शानदार, या कहना चाहिए त्रुटिहीन या पूर्ण रूप से अच्छा, यानी बिना किसी फॉल्ट और मिस्टेक वाला परफॉर्मेंस था, परफेक्ट परफॉर्मेंस था। ओके, हिज स्पोकन इंग्लिश इज इम्पेकेबल। इट मीन्स वह जब अंग्रेजी बोलता है तो उसमें ग्रामर की कोई गलती नहीं होती, शब्दों की कोई गलती नहीं होती, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होती, वो बहुत ही करेक्ट और एक्यूरेट इंग्लिश बोलता है। नेक्स्ट है, शी हैज इम्पेकेबल मैनर्स एंड टेस्ट फॉर क्लॉथ्स, कि जो कपड़े पहनता है तो कपड़े पहनने का जो उसकी लाइकिंग है, उसका टेस्ट है, और उसके बाद जो मैनर्स है वो सबके सब परफेक्ट है, इम्पेकेबल है। नेक्स्ट है, ही वॉज ड्रेस्ड इन एन इम्पेकेबल वाइट ड्रेस, कि वो एक बहुत ही परफेक्ट वाइट ड्रेस पहने हुए था, यानी किसी प्रकार का उसके कपड़ों पर कोई स्पॉट नहीं था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। तो देखिए यहां पर कपड़ों को लेकर, अपीयरेंस को लेकर बहुत ही नीट एंड क्लीन पहना। और लास्ट सेंटेंस है, वी टेक प्राइड इन प्रूविंग इम्पेकेबल सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स, कि हम इसमें अपने आप को गर्वित, यानी प्राइड का मतलब गर्व, हम गर्व महसूस करते हैं कि हम क्लाइंट को त्रुटिहीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी परफेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
So a very important word for your day-to-day spoken classes, and it belongs to a high-level vocab. And almost all in every competitive examinations, this word has already been asked either in synonym or in intent. ठीक है, ये नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंड दिस इज प्रूडेंट. प्रूडेंट बेसिकली वाइज शब्द का सिनोनिम है. अगर आप वाइज के सिनोनिम हमारे आप जो वीडियो जो लेक्चर्स उनमें सुनेंगे, बुक में देखेंगे तो ये शब्द मिलेगा. ठीक है, इट मीन्स इस प्रूडेंट पे ध्यान दीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रूडेंट, नॉट डेंट, प्रूडेंट. प्रूडेंट स्पेलिंग है PRUDENT. तो डेंट नहीं है कि साहब कार में डेंट हो गया, नो, डेंट, प्रूडेंट. हिंदी में मीनिंग होता है बुद्धिमान, विवेकशील, या जिसमें विवेक है, जिसमें बुद्धि है. इट मीन्स सेंसिबल एंड शोइंग केयरफुल गुड जजमेंट बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क. कि वह अपने जजमेंट में, यानी जो निर्णय करता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक, समझदारी वाला और अच्छा जजमेंट दिखाता है और अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करता है. क्लियर? देखिए, अभी बहुत से सेंटेंस में आपको 2 सेंटेंस मीनिंग सही समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए. इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू स्टार्ट एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम ग्रेजुअली एट फर्स्ट. कि हमेशा बुद्धिमानी होगी कि कोई भी व्यायाम आप करें, कोई भी एक्सरसाइज आप शुरू करें तो ग्रेजुअली, क्रमशः, धीरे धीरे करें. यानी कि आपने आज से कुछ फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करी, एक ही दिन में 10 किलोमीटर दौड़ने का सोचें तो आपको शारीरिक रूप से तकलीफ हो सकती है. तो आप बुद्धिमानी दिखाएं. नेक्स्ट है बीइंग अ प्रूडेंट एंड ऑनेस्ट पर्सन. कि एक बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति होने के नाते यू रियलाइज दैट द प्रॉब्लम मस्ट बी रिजॉल्व. अब ये महसूस करें कि समस्या को सुलझाया जाना चाहिए. रिजॉल्व करना मीन्स किसी चीज को हल कर, समाधान कर. ठीक है, नेक्स्ट है यू शुड फॉलो द प्रूडेंट एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स. यह हर व्यक्ति जो समझदार है और एक टीचर भी हमेशा बच्चों को सलाह देता है कि आपको अपने माता पिता की बुद्धिमानी वाली जो सलाह है उसका अनुसरण करना चाहिए, उस प्रूडेंट एडवाइस को फॉलो करना चाहिए. सो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको करना चाहिए. तो अच्छा शब्द है. और ये एसएससी के एग्जामिनेशंस में जो अभी तक मैंने काउंट किया है पिछले 15 साल में 7 टाइम्स, यानी 7 बार पूछा जा चुका है. तो है ना इंपॉर्टेंट शब्द. और बैंक एसएससी सीडीएस एनडीए में भी अनेक बार पूछा गया. ठीक, अगला सेंटेंस देखिए. आई थिंक यू हैव मेड ए प्रूडेंट डिसीजन और चॉइस फॉर योर कैरियर. कि आपने अपने कैरियर के लिए, क्लियर, मुझे लगता है कि बहुत ही विवेकशील निर्णय या चुनाव किया है. तो देखिए, अब आप इसमें कोलोकेशन देखिए. ठीक है, पर्सन भी प्रूडेंट हो सकता है, किसी की सलाह भी प्रूडेंट हो सकती है, आपका डिसीजन और चॉइस भी प्रूडेंट हो सकता है. ये प्रूडेंट एडजेक्टिव, और मैंने कहा था ENT आया, इट मीन्स एडजेक्टिव है. इसका नाउन बन जाएगा, ENT को ENC में चेंज कर दीजिए, ये बन गया प्रूडेंस. मीन्स समझदारी, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता. और सेंटेंस देखिए, आई होप यू विल शो ए लिटिल मोर फाइनेंशियल प्रूडेंस नेक्स्ट टाइम. कि मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि अगली बार आप जो आर्थिक, जो आपकी बुद्धिमत्ता है उसको दिखाएंगे या उसका प्रदर्शन आप करेंगे. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने अभी तक यूज हुआ है. अगला इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, और यह शब्द है एफ्लुएंट. इस पहले में ध्यान दीजिए, डबल F आया, AFFLUENT, और प्रोनाउंसिएशन है एफ्लुएंट. एंट नहीं है, एफ्लुएंट. और यह भी एडजेक्टिव है. ENT लगा मीन्स एडजेक्टिव. इसका नाउन बनेगा, ENC लगा दिया, इट मीन्स एफ्लुएंस, ये नाउन लग गया. और ध्यान दीजिए, ये एफ्लुएंट फाइनेंशियल के मामले में यानी करें तो ये अमीर, रिच का सिनोनिम है, जिसका बहुत धन है, जो बहुत अमीर है. क्लियर है? हिंदी में मीनिंग होगा धनी, संपन्न, अमीर. इसका सिनोनिम है रिच एंड
वेल्थी। और ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएससी एग्जामिनेशंस में ये 6 बार पूछा जा चुका है पिछले 15 साल में। इसके अलावा बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, सीडीएस और अदर एग्जाम में भी पूछा गया। ये पूरा मेरे एनालिसिस के आधार पर मैं आपको इनके नंबर ऑफ अक्रेंस या कहना चाहिए कि कितनी बार पूछा गया है, ये मैं आपको बता। नेक्स्ट सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। अंग्रेजी में इसका मीनिंग है हैविंग ए लॉट ऑफ मनी मीन्स रिच इनफ, पर्याप्त रूप से धनी होना, अमीर होना। सेंटेंस है लग्जरी आइटम्स आर जनरली बॉट बाय एफ्लुएंट पीपल, कि जो लग्जरी आइटम्स है ये सामान्यतया अमीर लोगों द्वारा खरीदे जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है एन एफ्लुएंट पर्सन, यानी एक अमीर आदमी, हैज एवरीथिंग टू लिव इन लग्जरी अदर वाइल अदर्स हैव नथिंग एट ऑल, कि एक अमीर आदमी के पास बहुत ही ऐशो आराम, लग्जरी, शानो शौकत, ऐशो आराम की जिंदगी जीने का हर चीज है, जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इसका नाउन है एफ्लुएंस। ध्यान दें, एडजेक्टिव का सिनोनिम हमेशा एडजेक्टिव होगा, और नाउन का सिनोनिम नाउन। यह नहीं हो सकता कि इस एफ्लुएंट का सिनोनिम कभी पॉवर्टी हो जाए, नहीं, एंटोनिम पॉवर्टी नहीं होगा। ठीक है। हाँ, यहां पर जो आपने जो वेल्थ का किया उसका पॉवर्टी यूज हो सकता है, कि दोनों पैसे से रिलेटेड है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, और एसएससी में 6 बार 15 साल में पूछा गया। ये नेक्स्ट शब्द है बॉइस्टेरस। जनरली ये लोगों के व्यवहार के लिए यूज होता है। ऐसे लोग जो बहुत हुड़दंगी हैं, बहुत ही उधम मचाते, उद्यमी हैं। क्लियर है। ये चाहे गुस्से में करें या फिर किसी खुशी में, जैसे कुछ लोगों का बर्थडे मनाते टाइम हल्ला गुल्ला शोर शराबा कर जाते हैं। कुछ लोग किसी मैच में जीतने वाले विक्ट्री के कारण से भी बहुत ज्यादा हुड़दंगी बन जाते हैं। तो वो सबके सब जो बोलचाल का जो उसका बिहेवियर है वो बॉइस्टेरस है, और ये एडजेक्टिव है। जिन शब्दों के लास्ट में OUS, IOUS, EOUS, UOUS आए तो मान लीजिए ये एडजेक्टिव है। ठीक। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, BOISTEROUS, और प्रोनाउंसिएशन है boisterous, boisterous, adjective, meaning a very noisy, loud and energetic but slightly rough। तो रफ है यानी बहुत ही हल्ला गुल्ला वाला, शोर शराबा वाला, लेकिन जीवंतता दिखाने और ऊर्जावान होकर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। ठीक। तो उन सब के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस आया, तो उसके जो अनुयायी हैं, जो उसके फैंस हैं, वो कुछ ज्यादा ही बॉइस्टेरस हो जाते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, द फैंस ऑफ द एक्ट्रेस बिकेम नॉइजी एंड बॉइस्टेरस ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस, कि जब वो एक्ट्रेस परफॉर्मेंस दे रही थी तो उस दरमियान उसके जो अनुयायी थे, जो फैंस थे, वो ज्यादा ही हुड़दंगी बन गए, उद्यमी बन गए, नॉइजी एंड बॉइस्टेरस हो गए, जो जोर जोर से बोलता है, चिल्लाता है। ठीक। वो सब बॉइस्टेरस। ये कई बार अनकंट्रोलेबल के लिए आता है। बहुत अच्छा शब्द है, अनेक बार पूछा जा चुका है, और मैं आपको ये बता दूं बॉइस्टेरस पिछले एसएससी में तो ये 6 बार पूछा जा चुका है 15 साल में, सिनोनिम में भी और एंटोनिम में भी। ठीक। अगला सेंटेंस है द स्टूडेंट्स वर हैविंग ए बॉइस्टेरस गेम इन प्लेग्राउंड, कि खेलते टाइम बच्चे कुछ ज्यादा एनर्जेटिक, जोर जोर से बोलना, हुड़दंगी तरीके से व्यवहार करना। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो प्लेग्राउंड में कुछ बहुत ही जोर शोर से खेल वाला जो गेम है वो खेल रहे थे, कर रहे थे। और लास्ट सेंटेंस है व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एंटर्ड द ऑडिटोरियम, जब प्राइम मिनिस्टर ऑडिटोरियम में एंटर हुए, ऑल द पीपल स्टूड, सब लोग खड़े हो गए, एंड गेव हिम ए बॉइस्टेरस वेलकम। कई बार हम देखा होगा वेलकम करने के लिए बहुत जोर से चीख चीख कर कुछ लोग उनका वेलकम करते हैं, ऐसा ओ ऐसा करके करते हैं। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑडिटोरियम में एंटर हुए, क्लियर, तो सारे लोग खड़े हो गए और बहुत जोर जोर से आवाज लगाकर और एक तरह से उनका वेलकम जो कि वो बॉइस्टेरस वेलकम किया।
अब मैं आपको एक ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन में एक चीज और बता दूं। एंटर अगर आप किसी रूम में, बिल्डिंग में, किसी हाउस में, केबिन में होते हैं तो एंटर के बाद इनटू का यूज नहीं होता। अधिकांश लोगों को यह गलतफहमी है कि एंटर इनटू ए रूम, एंटर इनटू द ऑडिटोरियम, एंटर इनटू द हॉल। यह गलत है। वी एंटर ए रूम, ए बिल्डिंग, ए हाउस, ए हॉल, एन ऑडिटोरियम। लेकिन यदि हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई ट्रीटी करते हैं, कोई समझौता कर लेते हैं, तो वहां एंटर का यूज होता है। बोथ द ब्रदर्स हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू एंड द क्वारल, कि झगड़ा समाप्त करने के लिए दोनों ने एक समझौता किया, तो वहां पर एंटर के बाद इनटू का यूज होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द मैंने ये बताया, बॉइस्टरस, और ये 6 बार एसएससी में पहले पूछा जा चुका है। आइए अगला इंपॉर्टेंट शब्द क्लॉजल। स्पेलिंग दीजिए, देखिए, COLOSSAN। एग्जामिनेशन में सिंगल एस दे देते हैं और यहां पर डबल एल दे देते हैं, COLLO, और इसको कॉलोजल नहीं बोलेंगे। सीओ को अधिकांश लोग CO बोल देते हैं, यानी को बोलते हैं। इट्स नॉट कॉलोजल, इट्स क्लोजल, और जल भी नहीं असल, क्लोजल, क्लोजल। So pronunciation, if you really want to speak English fluently and very influential English, or if you want to impress the people, then I would like to tell you that pronunciation is the lifeblood of spoken English. Without correct pronunciation, sometimes we convince the wrong meaning of our way of talking. So please learn even correct pronunciation also. For this purpose, even you can study the book Learn Correct Pronunciation published by युवा। ओके, क्लॉजल का मतलब होता है विशालकाय, बहुत बड़ा, ठीक है। ये एडजेक्टिव और ये ह्यूज का सिनोनिम माना जाता है, ठीक है। ह्यूज, ह्यूमेंगस, क्लॉजल, और ये बहुत अच्छा शब्द है। अनेक बार इस ह्यूज और क्लॉजल के सिनोनिम्स पूछे जा चुके हैं। एसएससी एग्जाम में पिछले 15 साल में 6 बार या तो इसके सिनोनिम या इसके एंटोनिम पूछे गए, ठीक। जैसे वेरी लार्ज, विशाल, वृद्धाकार, विराट, ठीक है। सेंटेंस देखिए, इन द सेंटर ऑफ द गार्डन स्टूड ए क्लॉजल मेटल स्टेचू ऑफ महात्मा गांधी। बहुत अच्छा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और एक एडवर्ब से शुरू हुआ है। और जब कभी भी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, ठीक है। सेंटेंस है इन द सेंटर ऑफ द गार्डन, कि गार्डन के बीचों बीच उस स्टूड ए क्लॉजल मेटल स्टैचू, कि एक धातु की बहुत विशाल काय प्रतिमा यानी मूर्ति महात्मा गांधी की खड़ी हुई थी या लगी हुई थी। सेंटेंस का मीनिंग है देयर वॉज ए क्लॉजल मेटल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन द सेंटर ऑफ द गार्डन। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले लिख दिया। ये बैंक पीओ में, कॉमन एरर्स में इसी स्ट्रक्चर को लेकर कई बार एरर पूछी जाती है। क्लियर? जैसे आउटसाइड ऑफ माई हाउस वॉज स्टैंडिंग ए कार, तो वॉज कार से पहले आया, तो अच्छा स्ट्रक्चर है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द अपोजिशन लीडर एक्यूज्ड दैट there has been a colossal waste of public money on worthless scheme. Worthless scheme means जो बेकार की जो योजनाएं हैं, ये अपोजिशन के नेता ने आरोप लगाया कि बेकार की स्कीम्स पर एक बहुत बड़ा अमाउंट, विशाल अमाउंट व्यर्थ हो चुका है सरकार की तरफ से, ठीक। तो क्लोजल वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। और नेक्स्ट सेंटेंस है द टास्क अहेड यू आर फेसिंग इज क्लोजल, कि आपके सामने जो आगे जो कार्य, जो टास्क है वो बहुत बड़ा है। कई बार कहते हैं मुझे बहुत बड़ा काम है ये तो। और लास्ट सेंटेंस है शी स्पेंड्स ए क्लोजल अमाउंट ऑन लग्जरी, कि वो लग्जरी पर बहुत बड़ा अमाउंट या ज्यादा अमाउंट
वह खर्च करती है। Remember, every sentence I am giving you here is even very important for your day-to-day spoken English. So please read each and every sentence carefully and attentively, and read every sentence 2-3 times aloud, so that it will be the practice of your speech organs to use such type of words immediately and without any hesitation. And whenever any occasion arises to speak English fluently, you can speak these words without any hesitation. Clear? So every sentence is also important for all of you. So read every sentence several times. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने डिलीजेंट, ठीक है। और ये डिलीजेंट शब्द भी पिछले 15 साल में एसएससी में 6 बार इसके सिनोनिम और एंटोनिम पूछे गए हैं। इसके अलावा बैंक एसएससी के सीडीएस एनडीए में भी पूछा गया। ध्यान दीजिए, इसका एक तरीका मैं आपको और बता दूं। हमारा जो हाई लेवल वॉकेब का जो कोर्स है, जो बुक हमने बनाई है, उस बुक के साथ वीडियो लेक्चर्स फ्री है। उसमें हमने बेसिक शब्द टू एडवांस लेवल वर्ड्स को सिनोनिम के रूप में दिया है। अगर आप उसमें हार्ड वर्किंग या लेबोरियस का शब्द का मीनिंग देखेंगे, हार्ड वर्किंग और लेबोरियस, तो आपको उसके अंदर ये डिलीजेंट शब्द मिलेगा। इट मीन्स हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है जो कड़ी मेहनत करता है, जो मेहनती है, जो परिश्रमी है। और डिलीजेंट का मीनिंग भी यही होता है, डिलीजेंट, नॉट जेंट, डिलीजेंट। ईएनटी आया है, इट मीन्स एडजेक्टिव है, देखते से पहचाने शब्द। स्पेलिंग है DILIGENT। एग्जाम में ये डबल एल देकर पूछा जा सकता है। मीनिंग है कर्मठ, लगकर मेहनत करने वाला, काम में लगने वाला, मेहनती, परिश्रमी। इंग्लिश में मीनिंग है केयरफुल एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट व्हाइल वर्किंग और परफॉर्मिंग ड्यूटीज, कि जब अपना काम करता है तो उस टाइम पूरे प्रयास लगाकर, सावधानी पूर्वक काफी मेहनत करता है। सेंटेंस देखिए, बहुत अच्छा शब्द है। एडवांस लेवल लर्नर्स के लिए तो ये मान के चलिए लिखने बोलने के लिए बहुत अच्छा शब्द है। चाहे आप IAS की तैयारी करें या RS की करें, या जो अदर यूपीएससी या स्टेट PSCs की तैयारी करें, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको इस एडवांस लेवल वोकैब के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। सेंटेंस देखिए, ही इज अ वेरी डिलीजेंट स्टूडेंट एंड ऑलवेज गेट्स फर्स्ट रैंक इन द क्लास, कि वो एक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी है, यानी पढ़ाई पूरा मन लगाकर, पूरे प्रयास और सावधानी पूर्वक करता है, ठीक है, और क्लास में हमेशा उसकी फर्स्ट रैंक वह लाता है। नेक्स्ट है द डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सोलर सिस्टम वॉज मेड आफ्टर ईयर्स ऑफ डिलीजेंट रिसर्च, कि वर्षों की जो बहुत कर्मठता से जो रिसर्च की गई, उसका नतीजा है न्यू सोलर सिस्टम की खोज। तो डिलीजेंट एक अच्छा शब्द। और अगला इंपॉर्टेंट शब्द है एरुडाइट। ध्यान दीजिए, एरुडाइट का नाउन है बेसिकली एरुडिशन। एरुडिशन का मतलब है नॉलेज, ज्ञान जिसे कहना चाहिए, ठीक है, जिसमें बहुत फैक्ट्स की और एकेडमिक जानकारी बहुत ज्यादा है। एरुडाइट एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं ना, वो बहुत लर्निड पर्सन है, तो इस लर्निड का सिनोनिम है एरुडाइट, ठीक है। स्पेलिंग देखिए ERUDIT, एरुडाइट। मीनिंग है ज्ञानी, विद्वान, ठीक है, और विद्वता या पांडित्य पूर्ण एडजेक्टिव है ना, इसलिए ये इसका मीनिंग मीन्स हैविंग और शोविंग ग्रेट नॉलेज दैट इज लर्न फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। आप अगर अभी मेहनत करते हैं और आपको बहुत एकेडमिक नॉलेज है, तो मैं एक बार कह सकता हूं ना कि साहब IAS में तो ज्ञानी लोग ही सिलेक्ट होते हैं। क्लियर? सो ओनली द एरुडाइट स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर IAS। नाउन है एरुडिशन। सेंटेंस देखिए, ही इज ए वेल नोन एजुकेशनिस्ट एंड एरुडाइट स्कॉलर। एक जाना माना शिक्षाविद है और साथ में एक एरुडाइट स्कॉलर है, बहुत ही ज्ञानी विद्यार्थी है या अध्ययन करने वाला
और नेक्स्ट सेंटेंस है द मोस्ट एरुडाइट पीपल इन मेडिकल रिसर्च अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। मान लीजिए कि कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई, तो कहा गया कि साहब ये जो कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई है, ये जो मेडिकल रिसर्च के बहुत एरुडाइट लर्निड लोग हैं उनके द्वारा अटेंड की गई। नाउन है एरुडिशन, ग्रेट एकेडमिक नॉलेज। सेंटेंस है ही इज ए मैन ऑफ इंप्रेसिव एरुडिशन विद डाउन टू अर्थ मैनर, कि वह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली जानकारी या ज्ञान रखने वाला इंसान है और अपने मैनर्स में डाउन टू अर्थ बहुत ही व्यवहारिक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे वर्ड्स जो भी आप कहते हैं ना साहब, हिंदू की वॉकेब हम लोग सीखें, इंडियन एक्सप्रेस है या जो अदर जो अच्छे लेवल के जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, हाई लेवल वॉकेब जो अच्छे लिटरेचर में यूज किया जाता है, एकेडमिक उसके अंदर कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। ये सारे शब्द इन कमिंग टाइम आई एम गोइंग टू टीच यू 2000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स and every day almost all I will be giving you average 10 words, and all these words will be highly useful for all of you to enhance your vocab, or I can say to boost or to take your knowledge of words to the next level. Okay, आइए नेक्स्ट। ये आपके टोटल वर्ड्स थे। मैं एक बार के लिए इन शब्द को रिपीट कर दूं आप लोगों के सामने, और ये अभी तक जो मैंने शब्द बताए, ये अभी तक आप लोगों को 10 शब्द बताए। अब एक दूसरा तरीका, जो हमारी बुक के साथ जो वीडियो कोर्स हम फ्री दे रहे हैं, उसमें हमने बेसिक्स टू एडवांस लेवल वर्ड्स लिए हैं, जैसे इंसलेंट र्यूड के वॉकेब के चैप्टर में मिलेगा, एफ्लुएंट रिच वाले चैप्टर में मिलेगा, अफसीन जो डर्टी वाला जो मैंने लिया है, फिल्थी जो लिया है उसमें मिलेगा, ये हुड़दंगी वाला जो शब्द है जो नॉइजी है, तो ये उस वाले वीडियो में मिलेगा, कैंडिड ऑनेस्ट का सिनोनिम है ऑनेस्ट में मिलेगा, क्लॉजल ह्यूज वाले वीडियो के अंदर आप ले सकते हैं, इम्पिकेबल जो एक्यूरेट करेक्ट जो है उसके उसमें मिलेगा, डिलीजेंट ये आपको हार्ड वर्किंग लेबोरियस वाले उसमें मिलेगा, प्रूडेंट वाइज के वीडियो में मिलेगा, और एरुडाइट लर्नड शब्द है। इसके अलावा ये शब्द, ये जो भी शब्द हमारी हाई लेवल वॉकेब की बुक में आपको मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, if you want to enhance your vocabulary and you want to use them in correct context, then you must learn every aspect of the word, like its grammatical categorization, whether it is a noun, adjective or verb, how it is pronounced, what are its meaning in Hindi and English language, and then what are the contexts, means किस संदर्भ में हम यूज कर सकते हैं, it means the use of that particular word in sentences। ये सारी चीजें आपको सीखना चाहिए। वंस अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब आप वर्ड्स को सेंटेंसेस में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके दिमाग में उस सेंटेंस की एक पिक्चर बनती है, एंड इट्स ए साइंटिफिक फैक्ट, आवर माइंड लर्न्स क्विकली इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। और इसीलिए आप याद कीजिए, जब आप स्कूल में पढ़ते थे एलकेजी यूकेजी में, तो आप ए फॉर एप्पल बोलना सीखे थे, तो ए आपके बुकलेट के कॉर्नर पे छोटा लिखते थे, और ए फॉर एप्पल पूरे पेज पर बना होता था, तो उसके पीछे की एप्पल आप आंखों से देख सकते हैं, उसकी पिक्चर बन जाती है। ठीक ऐसे ही सेंटेंसेस से आप अपनी रियल लाइफ से इन सेंटेंसेस को जोड़िए। ये सभी वर्ड्स सभी एग्जामिनेशंस में और एडवांस लेवल लर्नर्स के लिए, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, फास्ट प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आपका लैंग्वेज लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।